नमस्कार। आइए आज हम और आगे के प्राणायाम सीखते हैं। अब तक हमने कपालभाति क्रिया सीखी और पूर्ण यौगिक श्वसन और विभागीय खंडीय श्वसन का अभ्यास भी हमने सीखा। आज हम सीखेंगे उज्जयी प्राणायाम। देखिए, उज्जयी प्राणायाम बहुत महत्वपूर्ण प्राणायाम है, जिसे थायराइड जो रोग होते हैं, थायराइड से जुड़े हुए जो हाइपोथायराइड, हाइपरथायराइड और टॉन्सिल इत्यादि गले के रोग, ये सारे इससे कनेक्टेड हैं। महत्वपूर्ण इसमें बात यह है कि हमारी जो ये थायराइड ग्लैंड है, ये हमारे शरीर की मास्टर ग्लैंड कहलाती है, जिसके कारण से जो थायरोक्सिन हार्मोन का सेक्रेशन होता है वह हमारे शरीर के स्ट्रक्चर को प्रभावित करता है। यानी हमारी जो मेटाबॉलिक रेट है, 3 प्रकार की गति क्रियाएं हमारा शरीर करता है: एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म और मेटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म का काम है निर्माण करना, यानी सृजन। यानी जो बच्चे होते हैं, वो बच्चों के अंदर जो एनाबॉलिज्म की क्रिया है वो तीव्र होती है, उनका विकास होता है। ठीक इसी प्रकार से मेटाबॉलिज्म का अर्थ होता है हमारे शरीर का रक्षण करना, मेंटेनेंस करना, ये मेटाबॉलिज्म। और कैटाबॉलिज्म का मतलब होता है कि शरण होना, संहार होना, धीरे धीरे उसको। तो ये तीनों क्रियाएं हमारे शरीर में अनवरत रूप से चलती रहती हैं। नई कोशिकाएं बनना यानी एनाबॉलिज्म, कोशिकाएं अपना काम करते रहती हैं, व्यवस्थित रूप से अपना काम करती हैं, अपना भोजन बनाती हैं, उसको ऊर्जा बनाती हैं, ऊर्जा को पूरे शरीर में विस्तारित करती हैं, ये मेटाबॉलिज्म की क्रिया। और फिर धीरे धीरे वो जब कोशिकाएं बूढ़ी हो जाती हैं, मर जाती हैं, तो वो स्प्लीन में जाकर के दफन हो जाती हैं, तो ये कैटाबॉलिज्म की क्रिया। तो ये जो हमारी मास्टर ग्लैंड है, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल इसके अंदर आता है। अगर ये सुव्यवस्थित संतुलित रूप से काम करती रहती है तो हमारे शरीर का मेटाबॉलिज्म बहुत बढ़िया से काम करता है। यानी भोजन जो हम ग्रहण करते हैं वो अच्छे से समाहित हो जाए, पच जाए, और उसका जो पोषण है, उससे प्राप्त जो पोषण है वो हमारे पूरे शरीर में संतुलित रूप से प्रत्येक कोशिका तक पहुंच जाए। इसका निर्धारण ये हमारी मास्टर ग्लैंड करती है। तो चलिए इसको हम थोड़ा सा संतुलित करना सीख लेते हैं। उज्जयी प्राणायाम बहुत काम का प्राणायाम है। हठ प्रतिपिका में कहा गया है, इसको चलते फिरते, उठते बैठते कभी भी इस प्राणायाम को किया जा सकता है। एक बार हम इसको समझ लेंगे। देखिए, जैसे बच्चा छोटा होता है, और छोटा बच्चा, आप कई बार देखा होगा कि वो जब हम उसको ऐसा करने के लिए बोलते हैं तो कभी वो उल्टा ऐसा बोलता है, इस प्रकार से उसकी आवाज़ निकलती है। आपने कभी अनुभव किया होगा। तो हम इसी क्रिया को एक बार थोड़ा सा समझेंगे। जैसे वो करता है तो इस प्रकार से। अब इस क्रिया में हम आवाज़ नहीं करेंगे, केवल सांस भरेंगे। आप देखिए मुंह से कैसे करेंगे, मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, फिर हम इसको बहुत अच्छे से स्टेप बाय स्टेप समझने वाले हैं। अब हमने आवाज़ नहीं की है, केवल सांस लिया है। चलिए, अब ये मुंह से हमको ये क्रिया समझ में आ गई। अब हम मुंह को बंद कर देंगे और नासिका से इस क्रिया को करेंगे। देखिए इफेक्ट देखिएगा, ये जो हमारा कंठ है, इस कंठ के यहाँ पर आपको खिंचाव अनुभव होगा। जैसे हम करते हैं, यहाँ पर एक गड्ढा सा, इस प्रकार खिंचाव सा बन जाता है। तो देखिए नासिका से करेंगे तो कैसे करेंगे, मैं आवाज़ जानबूझकर नहीं निकाल रहा हूँ, ये अपने आप ही निकल रही है, ऑटोमेटिकली निकल रही है। श्वास लेने की आवाज़, जैसे नाली के अंदर अगर पानी तेज़ी से डाला जाता है तो वो हिस हिस करके जो आवाज़ निकलती है, की ऐसे आवाज़ निकलती है, वैसी आवाज़ हमारे कंठ से इसमें उद्घाटित होती है। अब यही क्रिया हमको क्या करना कि ठोड़ी को कंठकूप से लगा लेना और ये ग्लैंड को थोड़ा दबा करके फिर इस क्रिया को करना। कैसे करेंगे, इस प्रकार से कंठ को दबाया और कंठ को दबाने के बाद श्वास को भरा। तो यानी ये क्रिया हमारी अब समझ में आ गई। अब इस क्रिया को हम पूरा प्राणायाम बना देते हैं। कैसे करना है वो प्राणायाम हम समझ लेंगे। हम क्या करेंगे, ठोड़ी को कंठकूप से लगाएंगे, गले को थोड़ा सा हल्के से दबाएंगे और श्वास लेंगे नासिका से।
ये हमने क्या किया कि हमने पूरा श्वास कंठ को दबा करके लिया और नासिका मुद्रा बना करके दाहिनी नासिका को बंद करके बाईं नासिका से श्वास को बाहर छोड़ दिया। ये पूरा प्रक्रिया हमारे प्राणायाम की हो गई। एक बार इसको पूर्ण रूप से देख लेंगे। गले को हमने दबाया, एक बार और देखिए। और अंत में हम अपने हाथों को इस प्रकार से रगड़ लेंगे और ऊर्जा जो ऊष्मा हमारे हाथों में उत्पन्न होगी उसको हम कंठ पर इस प्रकार से सहलाएंगे और लार निकलते हुए अपने गले की ऐसी मसाज करें। तो इसकी आवृत्ति हम कर सकते हैं, 5 बार कर सकते हैं, 9 बार कर सकते हैं, जितना समय हो उतनी बार कर सकते हैं, किंतु विधि इसकी यही रहेगी। हमारी माताओं और बहनों के अंदर जब विवाह के उपरांत या जो डिलीवरी हो जाती है उसके पश्चात ये थायराइड ग्लैंड का जो हार्मोन का सेक्रेशन है ये थोड़ा इरेगुलर हो जाता है, जिसके कारण से एडवर्स इफेक्ट आते हैं कि हाइपर थायराइड यदि हो जाए तो उनका वजन कम होने लग जाता है। यानी कितना भी खाओ उतना एकदम आदमी दुबला पतला ही नज़र आएगा। लेकिन हाइपो यदि थायरॉक्सिन कम बनने लग जाए तो फिर आदमी यदि एक ही रोटी अगर खाएगा तो भी उसका शरीर ऐसा फूलता हुआ नज़र आएगा कि जैसे कितना खाता है। तो यह इम्बैलेंस दूर करने के लिए जो सप्लीमेंट लिया जाता है, मॉर्निंग के अंदर जो हम टैबलेट लेते हैं वो हार्मोनल सप्लीमेंट है। वो सप्लीमेंट लंबे समय से लेने के कारण से क्या होता है कि जो थायराइड ग्लैंड का ऑटोमेटिक फंक्शन है वो निष्क्रिय हो जाता है। तो हम प्रयास ये करें, मैं ये नहीं कहता कि आप प्राणायाम शुरू कर दें तो वो सप्लीमेंट बंद कर दें। आप प्राणायाम करना शुरू कीजिए और फिर टाइम टू टाइम टेस्ट कराइए। टाइम टू टाइम टेस्ट कराने के बाद में अगर हमें ये मालूम पड़ रहा है कि हमारा जो रेशो है, TSH का जो रेशो है, जो हमारा टेस्ट के कारण जो रिज़ल्ट है तो वो थोड़ा नीचे आने लगा है, तो उसी अनुसार आप अपनी गोली की मात्रा कम कर सकते हैं। और धीरे धीरे लंबे समय में आप ये देखेंगे कि धीरे धीरे होते आपकी ये जो थायराइड ग्लैंड है वो ऑटोमेटिकली ही एग्रीवेट हो जाती है और उसको सक्रिय कर देते हैं हम, और फिर वो अपने TSH का जो लेवल है वो एकदम स्मूथ हो जाता है। तब फिर सप्लीमेंट, हार्मोनल सप्लीमेंट की हमको आवश्यकता नहीं होती। लेकिन ये थोड़ा लंबी प्रक्रिया है, इसमें साल भी लग सकता है, 2 साल भी लग सकते हैं, 3 साल भी लग सकते हैं। तो इसको हम थोड़ा सा समझ के और इसको करेंगे। कल हम इसका अभ्यास सब सामूहिक रूप से दोहराएंगे। मैं आपसे निवेदन करता हूँ ये वीडियो आप सब लोग देख लीजिएगा और इसको जिन्हें भी अपने परिवार में हैं उनको सबको दिखा दीजिए, ताकि अपना अनावश्यक रूप से कल समय वेस्ट नहीं हो। तो इसको हम बहुत अच्छे से समझ लें और समझ करके इसका अभ्यास हम कल करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।